Hello guys, welcome to MBA Pathshala's YouTube channel. So the topic for today is how to read EON essays. बहुत important topic होने वाला है एंड आई थिंक सब लोग ट्राई कर ही रहे हैं जो कैट की प्रिपरेशन करते हैं EON को पढ़ने की. सो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. So before we start guys, let me tell you about the Mission IM batch. So 9th of Feb से ये batch start होने वाला है. And I think you already know all these teachers, all these faculties that you can see on the screen. तीन प्लान्स आपके पास अवेलेबल हैं एंड प्रो से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो प्रो हैज़ एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर कैट. चाहे आपका मॉक टेस्ट हो, चाहे आपके सेक्शनल टेस्ट हो, चाहे आपके लाइव सेशंस हो, चाहे आपकी फिजिकल बुकलेट्स हो जो आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी. एलीट के अंदर ओमैट्स भी आ जाते हैं, लेजेंड के अंदर ओमैट्स और कैट के साथ साथ मेंटरशिप सेशंस भी आ जाते हैं. सो अगर आप सीरियसली कंसिडर कर रहे हो कैट को प्रिपेयर करने की तो you can prepare with us, you can join this batch, do check it out. Okay, so जब हम बोलते हैं कि EON एसेस पढ़ना है तो पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहिए अपने आप से कि हमें क्यों पढ़ना है. बिकॉज द वाई पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार क्या होता है कि हम लोग है ना किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं लेकिन हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है और रीज़न उसके पीछे यही है कि हम लोगों ने वाई पे कभी रिफ्लेक्ट नहीं किया होता. सो वाई डू यू एग्जैक्टली वॉन्ट टू रीड EON एसेस? मैं क्यों EON एसेस पढ़ना चाहूँगा जो अपने आप में थोड़े से टफ हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उतने इंटरेस्टिंग नहीं होते. क्यों क्यों मैं एक ऐसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करूँगा जो मेरे लेवल के ऊपर है. ठीक है, मैं क्या रीज़न है? तो देखो, सबसे पहला रीज़न तो ये है EON को पढ़ने का कि जो EON के टॉपिक्स होते हैं, जो EON के अंदर आपका ऐसे का जो लैंग्वेज होता है वो बिल्कुल कैट को रिजेंबल करता है. सो EON हैज़ अ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर कैट. ठीक है, तो EON को कोई स्टूडेंट इसलिए नहीं पढ़ता कि EON को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, कि EON नॉवेल्स की तरह होता है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उस एक्सपेक्टेशन के साथ आप EON को ना पढ़ें. EON मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत डिफरेंट होगा, बहुत नया होगा और मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों को वो कंपेयर टू फिक्शन काफ़ी ज़्यादा डल और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा. तो क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि कैट में जो आपके पैसेजेस आते हैं उनकी लैंग्वेज भी कॉम्प्लेक्स होती है, उनकी लैंग्वेज भी टफ होती है और बिल्कुल भी किसी हिसाब से नॉवल के साथ मैच नहीं करती. तो जो बच्चे नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आप उन किताबों में पढ़ते हो वैसी लैंग्वेज कैट में नहीं आती. ठीक है, तो उस गलत फहमी में आप ना रहें. It is very very similar to what you see in newspapers as in like international newspapers. Okay, so you have Guardian, Washington Post and like obviously EON. So EON जो है उसकी लैंग्वेज वैसे मैच करती है. बिग आइडिया एसेज आते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी और टोन का एक बहुत अच्छा खासा मैच होता है. जिस तरह का कैट में आरसी आता है, इनफैक्ट बहुत बार कैट के आरसी डायरेक्टली EON से लिए भी गए हैं. तो ये सारी की सारी बातें हैं. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हो, चाहे आइडियाज हो, चाहे जॉनरा हो, चाहे आपकी टोन हो, सब कुछ आपका EON के साथ मैच करता है. तो इसीलिए हम पढ़ना चाहते हैं. ओके, इट हेल्प्स यू बिल्ड अप इंटेलेक्चुअल स्टैमिना. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इंटेलेक्चुअल स्टैमिना? तो देखो, अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं, रनिंग हम सब लोग कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपको रनिंग करनी है अभी 5 किलोमीटर तक या 10 किलोमीटर तक, तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे. रीज़न क्या है? कि आप में स्टैमिना नहीं है. सिमिलरली अगर मैं रीडिंग की बात करता हूं तो थोड़ी बहुत रीडिंग तो हर इंसान कर सकता है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स लेवल की रीडिंग, एक मुश्किल रीडिंग, एक ऐसी रीडिंग जो कंफर्टेबल नहीं है, डेंस टॉपिक्स हैं, उस तरह की रीडिंग के लिए हमें एक स्पेशल प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है एंड दैट प्रैक्टिस कैन ओनली बी गिवन बाय सोर्सेज सच एज EON एसेज. तो ये आपका ना स्टैमिना बिल्डअप करता है क्योंकि चैलेंज आता है आपको. ठीक है, 2 से 3 हज़ार वर्ड्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, ब्रेन को फोकस करना पड़ता है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होती है. वेरी सिमिलर टू व्हाट यू सी इन एन एक्सरसाइज. जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करते टाइम आपकी मसल स्ट्रांग होती है. इसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ आप पढ़ते हो जो कि अदरवाइज आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है. ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे लंबे टाइम तक फोकस करना हमें जनरली नहीं आता. तो ऐसी इस तरह के माहौल के लिए EON हमें प्रिपेयर करता है, राइट? Apart from that, there are a lot of genres or topics or subjects which we generally don't encounter on a day-to-day basis. Topics like philosophy, science, psychology, society. इस तरह के जो topics हैं इनको हमें अगर पढ़ना है तो हमें किसी अच्छे source की तरफ जाना पड़ता है, जैसे कि EON. And last but not the least, you have reasoning. देखो, होता क्या है कि अगर क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है
तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली पैसेज में सीधे पढ़ के आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको चाहिए है थोड़ा बहुत एनालिसिस, क्वेश्चन में अगर आपको चाहिए क्रिटिकल रीजनिंग, क्वेश्चन के अंदर आपको अगर रिक्वायरमेंट है इन्फरेंस की, तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ रीडिंग और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, विच ऑब्वियसली इज पॉसिबल व्हेन यू रीड सच सोर्सेज लाइक ईऑन. ओके, सो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, हायर लेवल क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस, वहां पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है. ओके, तो पढ़ना कैसे? देखो, फर्स्ट 3 रूल फॉलो करना है. ठीक है, फर्स्ट 3 रूल का मतलब ये हुआ कि आपको पहले तीन जो पैराग्राफ्स होते हैं वहां पे पहले 3 पैराग्राफ्स के अंदर रीडिंग करके आप एक आइडिया लाने की कोशिश करते हो कि मेन मुद्दा क्या रहने वाला है. और ये चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा. हमारे पास हम लोगों ने एक ईऑन का ऐसे लिया है, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे ये चीज़ होती है. हाउ आर वी एबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स एंड कम टू द थीसिस स्टेटमेंट और द मेन आइडिया. ओके, हर पैराग्राफ के बाद आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि भाई ये पैराग्राफ जो है किस चीज़ की बात कर रहा है. आफ्टर एवरी 5 पैराग्राफ ट्राई टू मेक अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ समरी एंड ट्राई टू लिंक इट विद द मेन आर्ग्यूमेंट. अब देखो, होता क्या है कि जो पहले 3 पैराग्राफ्स हैं उससे हमें पता चल जाता है कि मुद्दा क्या है. उसके बाद जैसे जैसे हम हर पैराग्राफ को रीड करते हैं, तो देर इज ऑलवेज समथिंग एडिशनल दैट यू ऐड टू द मेन आइडिया. ठीक है, तो माइंड में जो एक मेंटल इमेज है वो बनती जाती है. इस चीज़ की मैं जनरली बात वैसे भी करता हूँ. ठीक है, आई ऑलवेज टॉक अबाउट राइटिंग अ स्मॉल समरी, ओके, एंड ट्राइंग टू मेक अ मेंटल मैप ऑफ द पैसेज दैट यू आर रीडिंग. ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही है कि आप एक मेंटली अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करते हो जो भी स्टोरी जो आप पढ़ रहे हो उस चीज़ के बारे में. ठीक है, जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है, जिसको हम फ्लफ बोलते हैं, उनको हम हटाते जाते हैं. क्योंकि होता ही है, हम लोग पैसेजेस भी पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई ऐड नहीं कर रही होती वैल्यू, तो उनको हम जल्दी जल्दी रीड करके हटाते जाते हैं. ठीक है, एंड वी जस्ट फोकस ऑन दी मेन थिंग्स दैट ऐड ऑन टू दी मेन आर्ग्यूमेंट. देखिए, अब जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो व्हाट वी आर एबल टू डू, वी आर एबल टू विजुअलाइज द फ्लो ऑफ आइडियाज. देखो, मैंने फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स को पढ़ के मेन आइडिया के बारे में थोड़ा आइडिया लिया, थीम ऑफ द पैसेज मुझे पता चला. उसके बाद जैसे जैसे मैं हर पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ, उस मेन आइडिया में वो एडिशनल पैराग्राफ क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस चीज़ का मेरे दिमाग में एक इमेज बन रहा है, एक फ्लो ऑफ आइडियाज बन रहा है कि किस तरीके से पैसेज का फ्लो आ रहा है. जब मैं पैसेज के फ्लो को समझ पा रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि ऑथर का यहाँ पे इंटेंशन क्या है. ऑथर का इंटेंशन कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कि ऑथर किसी एजेंडा को, किसी इशू को एनालाइज कर रहा हो सकता है कि वो एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हो. आर्ग्यूमेंटेटिव मीन्स पर्सुएसिव, यानी कि मैं एक पॉइंट आपको कन्विंस करना चाह रहा हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ. या हो सकता है कि मैं सिर्फ एक कहानी सुना रहा हूँ, नरेट कर रहा हूँ. ठीक है, तो आई मे बी टेलिंग अ स्टोरी, नरेशन हो सकता है. ठीक है, मेरी एक टोन होगी, मैं ऑथर की माइंडसेट को जब समझूंगा तो मैं ऑथर के बोलने के तरीके को भी समझूंगा. कैसी टोन है भाई, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, ऑब्जेक्टिव है. ओके, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैसेज. ओके, सार्डोनिक. ओके, एंड आई ऑल्सो सी कि जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज है वो कैसा है. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज का मतलब कि मेरे पास जब प्राइमरी थीसिस या प्राइमरी लाइक मेन आइडिया मैंने आपको बताया, उसके बाद मैं उस आर्ग्यूमेंट को काउंटर कर रहा हूँ या उसकी सपोर्टिंग इन्फो दे रहा हूँ, और लास्ट में जब कंक्लूड कर रहा हूँ तो कंक्लूजन में भी क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ सजेशंस दे रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ प्रॉब्लम का. क्योंकि देखो, अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स, अलग अलग तरह के पैसेजेस बन सकते हैं. ओके, हो सकता है कि कंक्लूजन में जाके मैंने ऊपर जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी इसका समाधान दे दिया. हो सकता है कि मैंने जो पॉइंट्स बताए थे प्रॉब्लम के उनको मैंने समराइज कर दिया. ओके, सो तो इट कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, राइट. सो आई ट्राई टू सी द फाइनल सिंथेसिस. ओके, एक और फायदा जो हमें होता है व्हेन आई रीड ईऑन एसेज इज दैट आई बिकम कन्वर्सेंट विद वोकैबुलरी. एग्जाम लेवल की जो वोकैब होती है वो जनरली हम लोग डेली भाषा में यूज नहीं करते. ओके, सो इफ यू लुक एट एग्जाम level words, you have words like abdicate, abandon, abstruse, abhor, abjure, banal. ओके, ये इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम लोग जनरली डे टू डे बेसिस पे यूज नहीं करते. तो जब आप कोई अच्छी रीडिंग करते हो गाइस, तो है ना, आपको ये एग्जाम लेवल वर्ड्स मिलते हैं. ठीक है, अब यार एग्जाम लेवल वर्ड्स जब आप सीखते हो ना, तो उससे आपकी उस पर्टिकुलर जॉनरा के ऊपर आपकी पकड़ बनती है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है. जैसे कि अगर मैं फिलॉसफी की बात करता हूँ या अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी की बात करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो शायद आप डेली लैंग्वेज में यूज़ नहीं करोगे. ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे वर्ड हो गया निहिलिज्म, हो गया एपिस्टेमोलॉजी, हो गया ऑब्जेक्टिविज्म, हो गया एग्जिस्टेंशियलिज्म, हो गया.
तो ये वर्ड्स हम लोग डे टू डे बेसिस पे यूज़ नहीं करते। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कभी भी आप कोई एक ऐसा जॉनरा पढ़ रहे हो जिसमें आप एक सर्टेन तरीके के आइडिया को टारगेट कर रहे हो, तो आप हमेशा अपने नोट्स मेंटेन करो, ओके, और उन वर्ड्स को ना लिखते जाओ। एंड एज आई हैव ऑलवेज सेड कि कभी भी बहुत ज़्यादा मिक्सिंग एंड मैचिंग मत करो स्टार्टिंग में। एक एरिया आपने पिक किया, जैसे फिलॉसफी पिक किया, तो फिलॉसफी के उस एरिया के अंदर जो जो वर्ड्स आ रहे हैं उनका सबका नोट्स मेंटेन करो। क्योंकि हमें लगता तो है कि यार एक बार पढ़ लिया फिर भूल जाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो नॉलेज आपने अभी उस एरिया पे बिल्डअप की है वही आगे चल के काम आएगी, है ना। तो ये सारे वर्ड्स हमें मिलते हैं, इनको हम थोड़ा रिसर्च करते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं मीनिंग, और एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। वोकैबुलरी का लॉग मेंटेन करना है, ठीक है। हाई लेवल वर्ड्स आपको मिलेंगे, उनको नोट डाउन करना है, ठीक है। ऑथर का जो एटीट्यूड है उस वर्ड के अराउंड, उसको समझना है, उस कंटेक्स्ट को भी नोट डाउन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो जार्गन्स होते हैं, जार्गन का मतलब स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, ऐसे वर्ड्स जो पर्टिकुलर एरियाज में यूज़ होते हैं, जैसे कि फिलॉसफी के अंदर यूज़ होने वाले जार्गन हो गए, या जैसे बायोलॉजी के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो बायोलॉजी में यूज़ होते होंगे, वैसे अपन रोज़मर्रा की भाषा में यूज़ नहीं करते। इन जार्गन्स को समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स जैसे कि यूटिलिटेरियनिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, राइट, तो इनके नोट्स बनाने अपने को, ओके। और डेली बेसिस पे एक एक इयॉन पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे वर्ड्स हमें आएंगे समझ में, राइट। तो ये बात हुई, देखो गाइस, वोकैब की, ठीक है। सो ये सारे फायदे हैं अगर हम इयॉन को पढ़ते हैं, ठीक है। अब डेली ड्रिल आपकी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एक दिन में बैठ के 5 आर्टिकल्स पढ़ दिए, नहीं, गलत है। एक दिन में 5 पढ़ोगे, अगले दिन पढ़ोगे ही नहीं, एनर्जी खत्म हो जाएगी। ज्यादा बेटर है रोज का एक पढ़ो, ठीक है। ज्यादा बेटर है कि रोज का एक पढ़ो, और वो भी 7 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट रीड 5 days इन अ वीक, ओके, मोर देन एनफ, ठीक है। 5 essays इन अ वीक, ओके, रादर देन 5 ऑन अ सिंगल डे, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी समरी लिखो। 100 वर्ड्स की समरी लिख सकते हो अगर बहुत बड़ा आर्टिकल है तो। अगर छोटा आर्टिकल है, ठीक है, तो छोटी समरी लिख सकते हो 2-3 लाइन की। बट ये डिपेंड करेगा, देखो, अगर बहुत बड़ा आर्टिकल है, 2500 वर्ड का आर्टिकल है, तो आप 100 वर्ड्स की समरी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके। लेकिन समरी लिखनी जरूर है, जिस्ट लिखना जरूर है, क्योंकि जब हम समरी लिखते हैं ना तो हमारे माइंड को रिकॉल करना पड़ता है, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और रिटेंशन के लिए। समरी के साथ साथ नीचे आपको लिखने हैं वो सारे के सारे जार्गन, वो सारे के सारे वर्ड्स जो आपने सीखे हैं, ठीक है। जब इनिशियली आप स्टार्ट करोगे तो आप फुल टाइम लोगे, जितना टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी कमांड बनती जाएगी तो आप एक टारगेट सेट करोगे। जैसे 2500 वर्ड्स के लिए आपका 15 मिनट्स का टारगेट आप सेट करोगे कि 2500 वर्ड्स का आर्टिकल है तो मैं इसको 15 मिनट में खत्म कर पाऊँ। एक चीज़ लेकिन मैं आपको यहाँ पे सावधान कर देता हूँ, स्टार्टिंग में मत करना, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर टेक टाइम, ओके, गिव एनफ टाइम, ओके, बट जब थोड़ी कमांड आ जाए तब ये चीज़ें करनी है, ओके। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन कैट लाइक फोकस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट के लिए तो जो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ वही वाली आप यूज़ करो। सिमिलर तरह के टॉपिक्स बैक टू बैक पढ़ो, और जब आप पढ़ रहे हो तो उनको रिसर्च भी करते जाओ। गूगल खोल लो आप, अपना ना एक डिक्शनरी खोल लो, डिक्शनरी मतलब ऑनलाइन डिक्शनरी, और उसमें उन वर्ड्स को चेक करके अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करो उस एरिया के अराउंड। अब देखो, जब आप इयॉन पढ़ोगे ना तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, देखो, ठीक है। दिस इज हाउ द इंटरफेस विल लुक, ओके। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है टॉपिक्स, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, साइंस है, सोसाइटी है, कल्चर है, राइट। यू कैन सी अ लॉट ऑफ दीज टॉपिक्स आर देयर, ठीक है। अब इन टॉपिक्स के अंदर से आप कोई सा भी टॉपिक अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे अगर मेरे को अगर पढ़ना है तो जैसे आई कैन गो इन फॉर लेट्स से साइकोलॉजी, आई कैन गो इन फॉर फिलोसफी, आई कैन गो इन फॉर साइंस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ना 3 टॉपिक्स मेरे को दिख रहे हैं, एज अ बिगनर मैं यहाँ पे सबसे पहले वो टॉपिक यू चूज करूंगा जो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो पहला वाला देखो क्या है, इज इनहेरिटेड वेल्थ बैड? इनहेरिटेंस में जो हमें पैसा मिलता है क्या वो खराब होता है? ओके। दूसरा है अ लेसन ऑफ कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। अफ्रीकन और यूरोपियन कल्चर को एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। फिर एक तीसरा टॉपिक है गाइस, प्लेइंग इन फ्लैटलैंड, ओके। ये तो कोई आपका ना पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर है, ये थोड़ा टफ लग रहा है। इस वाले से स्टार्ट करते हैं यार, ये थोड़ा ना नॉर्मल टॉपिक है, तुम भी घर पे जब पढ़ोगे तो है ना सबसे स्टार्टिंग के अंदर है ना बिल्कुल कॉम्प्लेक्स वाले मत उठाना, नॉर्मल वाले उठाना पहले। इनहेरिटेड वेल्थ खराब है क्या? देखो क्या लिखा है,
Despite associations with the idle rich, the fact that inheritance is rising is a sign of a healthy growing economy. हम लोग जनरली सोचते हैं कि यार अगर है ना लोगों को इनहेरिटेंस मिल रही है, यानी कि आपको अपने बाप दादाओं से पैसा मिल रहा है, इनहेरिट आप कर रहे हो, तो वो एक ख़राब चीज़ है सोसाइटी के लिए। लेकिन यार यहाँ पे ना एक उल्टी बात हो रही है। यहाँ पे कह रहा है कि यार इनहेरिटेंस क्या हमारे लिए फ़ायदे का सौदा हो सकती है? इज़ इट अ गुड आइडिया टू हैव इनहेरिटेंस? ओके, सो ये चीज़ पढ़नी बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। ओके, देखते हैं इस चीज़ को। ओके, सो दिस इज गाइस what you can see, the front page. Okay, तो आई थिंक आप देख पा रहे होगे फ्रंट पेज। ओके, सो यू कैन सी, यू कैन लुक एट दी कंटेंट। इज इनहेरिटेड वेल्थ बैड? Despite associations with the idle rich, the fact that the inheritance are rising is a sign of healthy growing economy. अब देखो यार बड़ी नई चीज़ है। ऑथर कह रहा है कि हम लोग सोचते इसका उल्टा है। ओके, मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि अगर इनहेरिटेड वेल्थ बढ़ रही है, ओके, तो इसका मतलब इकॉनमी खराब जा रही है, इकॉनमी बैड है। लेकिन ऑथर कह रहा है कि इनहेरिटेंसेस के बढ़ना एक तरह का इंडिकेशन है कि इकॉनमी बहुत बढ़िया चल रही है, राइट? तो हमारा जो सोच है उसका ही जस्ट उल्टा बोल रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कैन कॉल एज अ पैराडॉक्स और एन आयरनी, क्योंकि जनरली हम लोग यही बोलेंगे कि अमीर अगर और अमीर हो रहा है तो ये तो ख़राब बात है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको इनहेरिटेंस मिल रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये शो करता है कि इकॉनमी बढ़िया चल रही है। अब ऐसा क्यों बोल रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो गाइज ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है, फॉर द ईज ऑफ रीडिंग। तो 3 पैराग्राफ्स जो अपन ने बात की, फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स में से सबसे पहले तो मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर जो अपकमिंग पैराग्राफ्स हैं उसको उसके साथ लिंक करेंगे। मैं पूरा पैसेज नहीं पढ़ूंगा, बट आई विल रीड एनफ ऑफ इट टू गिव यू एन आइडिया। So let us start from the very first paragraph. Scan the headlines and you might think that the Western economies are on the verge of inheritance explosion. Popular narratives warn of a looming great wealth transfer as baby boomers pass down trillions, and some commentators fret, okay, about a new era of inheritocracy, which an idle rich class dominates by virtue of birthright. Author कह रहा है जैसे ही आप हेडलाइंस को स्कैन करोगे तो आपको ये पढ़ने को पड़ेगा कि मिलेगा कि वेस्टर्न इकोनॉमीज में इनहेरिटेंस का एक्सप्लोजन हो रखा है। दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने बाप दादाओं से पुराना पैसा मिल रहा है। और जो पॉपुलर नरेटिव है, जो बातचीत होती है, उसमें हमें ना ये वार्निंग दी जाती है कि यार एक तरह से ना इनहेरिटोक्रेसी आ रखी है। इनहेरिटोक्रेसी में ऑथर बोल रहा है कि जो आइडल रिच होते हैं, ऐसे रिच लोग जो कोई काम धाम नहीं करते लेकिन उनको अपने फोर फादर से मनी मिल जाता है, ठीक है, तो दे गेट मनी बाय द वर्च्यू ऑफ बर्थ राइट। द स्टोरी लाइन इज अलार्मिंग स्टोरी लाइन। बूमिंग bequests funnel ever more unearned riches to their heirs. ओके, heirs का मतलब जो आपका उत्तराधिकारी है आगे, ठीक है। बिक्वेस्ट का मतलब जैसे कहते हैं ना कोई वेल्थ का ट्रांसफर है, या कोई वेल्थ जो आपने किसी दूसरे के नाम लिख दी या उसको दे दी, ठीक है। तो स्टोरी लाइन में ये चलता है कि जो रिच लोग हैं वो फनल कर रहे हैं काफ़ी सारा पैसा अपने उत्तराधिकारियों को, एयर्स को। वाइडनिंग इनइक्वालिटी, ये चीज़ हम सुन चुके हैं कि भाई इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो इससे ऑथर कहता है कि ऐसा हमें लगता है कि इनइक्वालिटी बढ़ती है। एंड सैपिंग इकोनॉमिक डायनेमिज्म। अब यार देखो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो डायनेमिज्म जो है इकोनॉमी का वो खत्म होता जाएगा, है ना। मतलब सुनने में तो अपने को तो यही लगेगा ना कि एक्सेसिव वेल्थ का इनहेरिटेंस होना कोई अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। दिस नोशन फिट्स अ ब्रॉडर एंजाइटी ऑफ आवर एज, that capitalism is hardening into a hereditary hierarchy and undermining the meritocratic ideal. ऑथर कहता है कि इस तरह की जो बातें हैं वो हमारी एंजाइटी को फ्यूल करती हैं और उसमें ऐड करती हैं, ठीक है, और फिट भी होती हैं, क्योंकि हम लोग इनइक्वालिटी को ख़राब मानते हैं। तो इस तरीके का पैसा जो आप ट्रांसफ़र करते हो जनरेशन टू जनरेशन, ओके, उससे हम लोग जनरली एंग्शियस हो जाते हैं और ये एसोसिएशन निकालते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो एक तरीके से हेरिडिटरी हायरार्की बनती जा रही है, और जो मेरिटोक्रेटिक आइडियल है उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मेरिटोक्रेसी क्या होता है? मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है कि भाई काबिल इंसान के पास चीज़ें होनी चाहिए, काबिल इंसान के पास सबसे बेस्ट रिसोर्सेज होने चाहिए। लेकिन अगर कैपिटलिज्म के अंदर आप
रियलिटी में देखोगे तो भाई इनइक्वालिटी की वजह से होता क्या है कि भाई द रिच कीप गेटिंग रिचर बिकॉज दे इनहेरिट अ लॉट ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो ऑथर बताता है कि ये हमारी सोच है। ठीक है, ये हमारी सोच है। आगे पढ़ते हैं कि ऑथर इस सोच को अब क्या बोलता है कि मतलब क्या ये सही है। आगे बोलते हैं, आगे आगे पढ़ते हैं। यस, इनहेरिटेंस वैल्यूज आर राइजिंग अक्रॉस द वेस्टर्न वर्ल्ड। ऑथर कहता है कि भाई बिल्कुल वेस्टर्न वर्ल्ड में इनहेरिटेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बट दिस डज नॉट पोज अ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द इकोनॉमी नॉर इट नेसेसरली अ ड्रैग ऑन ग्रोथ। अब देखो, सबसे पहली बार ऑथर ने यहाँ पे कंट्रास्ट किया। ऊपर देखो, ऊपर इसने बोला कि हम लोग इसको बहुत खराब मानते हैं, लेकिन अब ये बोल रहा है ऑथर अपने पुराने वाले लास्ट पैराग्राफ का जस्ट उल्टा बोल रहा है। ठीक है, काउंटर कर रहा है उसे। कह रहा है कि देखो इस चीज की वजह से ना इकोनॉमी को भाई कोई थ्रेट नहीं आता, कोई इकोनॉमी पे थ्रेट नहीं आ रहा और ग्रोथ पे भी कोई खराब फर्क नहीं पड़ रहा। फार फ्रॉम बीइंग अ फ्यूडल relic that cements a permanent aristocracy, इस चीज की वजह से एरिस्टोक्रेसी नहीं स्थापित होती, नहीं स्टैब्लिश होती। Inherited wealth has changed in character and scale over time. Its relationship with the growth and inequality is more complex than many assume. यहाँ पे ऑथर ने ना हमें एक नया सोचने का तरीका दिया कि जितना तुम सिंपल सोचते हो ना इनहेरिटेंस या इनहेरिटेड वेल्थ का जो रिलेशनशिप है इकोनॉमी के साथ, उतना सिंपल ये रिलेशनशिप है नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। अब ऑब्वियसली उसने पहले पैराग्राफ में बता ही दिया था कि हम लोग सोचते क्या हैं। हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि अगर इनहेरिटेंस बढ़ रहा है तो उसका मतलब इकोनॉमी के लिए खराब है, मेरिटोक्रेसी के लिए खराब है। ओके, लेकिन ऑथर बोल रहा है कि लेकिन जितना तुम सोचते हो ना सिंपल है, उतना सिंपल ही है नहीं, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब जब इसने ये बोला कि उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब अभी हमें कोई कुछ नया पता चलने वाला है। ठीक है, देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। फॉर मोस्ट पीपल इनहेरिटेड फैमिली वेल्थ कंसिस्ट ऑफ अ पेरेंट्स होम और लॉन्ग टर्म सेविंग्स। इनहेरिटेड वेल्थ में मेनली क्या चीज़ें आती हैं? फैमिली की वेल्थ आती है, ठीक है, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली, और उनका जो घर आता है वो भी आपको मिलता है, और उनकी सेविंग्स भी मिल जाती है आपको, है ना। तो आपके जो फोर फादर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं और उनके पहले जो लोग रहे थे, उनके जो पैसे हैं, उनकी जो सेविंग्स हैं और उनका जो मकान वगैरह है, ठीक है, प्रॉपर्टी, वो आपको मिलती है। ओकेजनली इट इज़ फैमिली एंटरप्राइज। कभी कभी आपको अपने फैमिली का एंटरप्राइज भी मिल जाता है, उनका कोई बिजनेस है, आपको मिल जाएगा। And when such firms survive not just a few years but several decades, they reflect a form of entrepreneurship that thinks in generations rather than quarters. ये देखो यहाँ पे ना, ये एक पॉजिटिव चीज इन्होंने बताई कि अगर आपको अपने फैमिली का एंटरप्राइज या बिजनेस मिल रहा है तो ये शो करता है कि इकोनॉमी में जिस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो बहुत आगे तक की सोचते हैं, बहुत आगे तक की सोचते हैं, तभी तो बच्चों के पास आज वो बिजनेस है, नहीं तो बिजनेस कब का बंद हुआ हो गया होता। तो ये अच्छी चीज़ है कि ओके दैट दे थिंक इन जनरेशंस रादर देन क्वार्टर्स, राइट। Recent research on inequality also suggests that inheritance can in fact reduce wealth gaps. अब ये तो बिल्कुल नई चीज़ है। हम लोग सोचते हैं कि वेल्थ गैप बढ़ रहा है, ये बोल रहा है कि वेल्थ गैप कम होता है इनहेरिटेंस की वजह से। अब देखो, पहला फायदा इसने बताया, पहला फायदा बताया कि भाई एक तो बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप लंबे लॉन्ग टर्म सोच रही है, ये इससे पता चलता है। और दूसरा फायदा ये बोल रहा है कि वेल्थ गैप कम होता है as bequests tend to matter far more for less wealthy heirs, क्योंकि जो आपका ना अपने पेरेंट्स से पैसा मिल रहा है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो शायद आज इतना कमा नहीं पा रहे। तो एक चीज़ समझना, ऐसा तो है नहीं कि इनहेरिटेंस सिर्फ अमीरों को ही मिल रहा है, जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी तो इनहेरिटेंस मिल ही रहा है ना। तो ऑथर बोल रहा है कि उन लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बहुत ज़्यादा कैपेबल लोग नहीं हैं उनको अपनी फैमिली का जो इनहेरिटेंस है उससे काफ़ी फ़ायदा होता है और उसी वजह से वेल्थ गैप कम होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टेंड टू मैटर फार मोर टू द लेस वेल्दी heirs. Okay, the pronunciation of this word is not hair, it's heirs. Okay, taxing inheritance may seem like a neat solution to curb inequality, but in practice, inheritance tax have often proven inefficient and inequitable. ऑथर बोलता है कि ऐसा हमें सोचने में लग सकता है कि टैक्स लगाना इनहेरिटेंस पे एक अच्छा आइडिया है, लेकिन ये उतना अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि इन प्रैक्टिस ये जो टैक्सेस लगाते हैं हम इनहेरिटेंस पे वो इनएफिशिएंट होते हैं और हर पर्सन को इक्वली इफेक्ट नहीं करते, मतलब कुछ लोगों पे ज़्यादा खराब असर आता होगा। As a result, many countries that once relied on them have quietly abandoned these taxes in favor of more effective capital income tax targeting profits, dividends, and realized gains rather than wealth stocks and bequests. Okay, bequest is again the money or the wealth that is given by a person to his legal heir. So
यहाँ ऑथर ने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली। उसने बोला कि इनहेरिटेंस टैक्स इतना ख़राब है कि कई कंट्रीज़ ने तो इनहेरिटेंस टैक्स को हटा दिया है। अब वो सिर्फ उस चीज़ पे टैक्स लगाते हैं जो कि आपका कैपिटल इनकम है या प्रॉफिट्स हैं, डिविडेंड्स हैं या रियलाइज्ड गेन्स हैं, और अब वो इनहेरिटेंस पे टैक्स लगाते ही नहीं है। अभी समझने वाली बात है, क्योंकि अगर ये कंट्रीज इनहेरिटेंस पे टैक्स नहीं लगा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि इनहेरिटेंस एक्चुअली एक अच्छी चीज़ है। इट्स नॉट बैड, क्योंकि बैड होती तो इनइक्वालिटी बढ़ती, लेकिन यहाँ पे ऑथर्स का जस्ट उल्टा बोल रहा है कि इनइक्वालिटी नहीं बढ़ रही, इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज ने तो टैक्स भी हटा दिए। Okay. In this essay, we take a reflective journey through the latest evidence and historical trends in inherited wealth. इस essay में हम एक reflective journey लेंगे, latest evidence को देखेंगे, historical trends को देखेंगे. We explore how the role of inheritance has evolved over the past century, how bequests affect the distribution of wealth within and across generations, and whether inheritance taxation has a constructive role to play in the modern tax system. अब यार देखो, मेरे को समझ में आ रहा है that the main agenda of the author is to actually look at a very deep level and analyze the question of inheritance, because inheritance may actually be not as bad as many people think. In fact, it could be good for the economy, and because inheritance is considered, like, according to the new research, according to the new findings, it is not bad. It may actually have some positive implications. तो ऑथर ये अब क्लियर कर रहा है कि इस ऐसे में ना हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि इनहेरिटेंस जो है उसके हिस्टोरिकल ट्रेंड्स क्या रहे हैं, रोल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है, आपका इनहेरिटेंट टैक्स के बारे में क्या मानना है, ठीक है, मॉडर्न टैक्स सिस्टम जो है वो इनहेरिटेंस के कंटेक्स्ट में क्या सोचता है। दैट मीन्स ये एनालिटिकल ऐसे होने वाला है जिसमें हम एक बहुत खुले दिमाग से इनहेरिटेंस के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे उसके हर पहलू को। तो मोस्ट पॉसिबली जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे या इस ऐसे को पढ़ोगे तो इनहेरिटेंस के बारे में जो चीज़ें शायद आप सोचते होगे उस तरह से सोचने का आपका नज़रिया बदलेगा और एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। ओके, ना ऑब्वियसली ऐसे इसके आगे भी चलता रहता है, बट यू कैन सी दैट रीडिंग द फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स एंड लाइक दिस वाज द 4th पैराग्राफ, आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली यहाँ पे जो एजेंडा है वो क्या रहने वाला है, किस तरीके से ऐसे फ्लो होगा। एंड आई थिंक यू कैन ईजिली रीड इट बिकॉज काफ़ी रिलेटेबल टॉपिक है। इस तरह की बातें हम सुनते भी हैं कि इनहेरिटेंस मिलता है, वेल्दी लोग वेल्दी होते जाते हैं क्योंकि उनके पास तो पहले ही पैसा होता है, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि यार ये तो चीज़ ख़राब है, लेकिन ऑथर यहाँ पे एक अलग तरीके से इस चीज़ को एनालाइज कर रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऐसे है। ओके, सो यार मैं देखो लास्ट में आपको ना इसी चीज़ के साथ मैं इस सेशन को एंड करूँगा। one very important thing that you need to understand whenever you read Eon essays is that don't start with assumptions. हमेशा ना एक ओपन माइंड से स्टार्ट करो और कभी भी ये मत सोचो कि मेरे को ना सिर्फ एक लिमिटेड रेंज में ही पढ़ना है। स्टार्टिंग में आप वो टॉपिक्स पिक करो जो आपके इंटरेस्ट के हैं, और जो भी टॉपिक्स आप पिक कर रहे हो उनका आप समराइज करो, उनको आप प्रॉपर तरीके से उनका मेन आइडिया लिखो, उनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिखो और कोशिश करो उस पूरी स्टोरी को समझने की। ओके, तभी आप इयॉन एसेस को लॉन्ग टर्म में पढ़ पाओगे। जल्दी जल्दी में मत पढ़ो, बहुत ज़्यादा भी मत पढ़ो, ठीक है, लिमिटेड तरीके से, टारगेटेड तरीके से, बहुत स्पेसिफिक और चूज करके आपको एसेस को पिक करना है। स्टार्ट विद इजी टॉपिक्स, इजी से स्टार्ट करो, नॉर्मल से स्टार्ट करो। जब आप रोज़ का एक नॉर्मल ऐसे पढ़ते जाओगे, सब ये था, अब बहुत नॉर्मल सा, बड़ा अच्छा सा ऐसे था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऐसे था, आप पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप टफनेस बढ़ा सकते हो। डे 1 से आपको टफ ऐसे पिक नहीं करना है, ठीक है। सो या, सो दैट वाज हाउ यू कैन एक्चुअली गो अबाउट रीडिंग इयॉन एसेस। आई होप द सेशन वाज बेनिफिशियल। ओके, सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। सो डू लाइक द सेशन, ओके, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको मजा आया तो डू लीव द फीडबैक इन द चैट, ओके, इन दी कमेंट्स आई मीन। ओके, तो जो भी आपका विचार है, जो भी आपको फ़ायदा हुआ, ठीक है, आप ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, सी यू।